किसान बहाना क्या मोदी निशाना। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वक्त हल्ला बोल का है, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, किसान संगठनों ने एक बार फिर से सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। आपको बताते चले, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। 5 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है, लेकिन कोई भी बीच का रास्ता निकला नहीं, कोई फॉर्मूला बना नहीं। और अब एक बार फिर से किसानों ने दो टूक कह दिया है। सुबह से दोपहर 3 बजे तक हमारा चक्का जाम रहेगा। किसान यूनियन की ओर से ये चेतावनी दी गई है। 8 तारीख को पहले ही भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया था। 8 दिसंबर को उनका भारत बंद होकर रहेगा। किसानों ने ये सीधे सरकार को चेतावनी देते हुए बातें कही है। आपको बता दें, किसान नेताओं ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सरकार को एक बार फिर से चिताया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं। आंदोलन को तेज करना हमारा कोई शौक नहीं है। आंदोलन तेज करना हमारा मजबूरी बन गया है, क्योंकि केंद्र सरकार हमसे मजबूर कर रही है। लगातार हमारी जो मांगे हैं, जो देश में तीनों जो खेती विरोधी कानून हैं, उनको बदलने के लिए सरकार अग्रसर नहीं है। ये सारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। बंद का जो प्रोग्राम है सारे भारत में बंद शांतिपूर्ण होगा और किसी भी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की हम इजाजत नहीं देंगे। ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो हमसे सख्ती से उसे लेंगे। इस संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठन बिल्कुल एक राय से ये बात कह रहे हैं, आज से नहीं शुरू से कह रहे हैं कि ये तीनों कानून पूरी तरह से निरस्त किए जाएं। हमने कभी भी इसको छोड़ के कोई पोजीशन किसी ने नहीं ली है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मीडिया में कई जगह पे रिपोर्ट हुआ, किसान संगठनों ने अपना रुख कड़ा किया। हमने कड़ा नहीं किया, सरकार को शायद पहली बार सुनाई दिया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने झंडे छोड़ के किसान की हैसियत से हर हिंदुस्तानी इसमें शामिल हो। ये हिंदुस्तान का आंदोलन है, अब सिर्फ किसान का हिंदुस्तान का आंदोलन है। तो ये दावा किया जा रहा है कि सिर्फ अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन हो चुका है। और इसी के साथ ही 8 तारीख को सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक भारत बंद होकर रहेगा, चक्का जाम रहेगा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सरकार से इनकी सीधी एक ही मांग है, वापस लेना होगा तीनों कानून। हालांकि कृषि राज्य मंत्री ने अब किसानों के गुस्से के पीछे विपक्ष की साजिश को वजह बताया है। तो वहीं कमोबेश पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के नाम पर लामबंद हो रहा है। सवाल है कि कहीं किसान को बहाना बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को, मोदी सरकार को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। भैया ये लोग अब तो वैसे ही खुश हैं। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। पहले दिन से जिन मुद्दों पर सरकार और किसानों में गतिरोध बना था, वो अभी तक जस का तस है। नए कृषि कानून पर समाधान और सुलह की अगली कोशिश 9 दिसंबर को है, लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को सरकार के सामने किसानों के बुलाए भारत बंद से निपटने की चुनौती है। चैलेंज इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि आक्रोशित किसानों के साथ देश के विपक्षी दलों की ताकत भी जुड़ती जा रही है, क्योंकि एक एक करके पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। सवाल है कि कहीं किसान आंदोलन की आड़ में मोदी सरकार पर निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी और हम लोग पूरे देश के अंदर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके साथ खड़े हैं। पार्टी के हमारे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, सड़क से लेके संसद तक विधायक हों, सांसद हों, हमारे कार्यकर्ता हों, सारे के सारे लोग किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत है। राजनीतिक लोग इसके अंदर आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर और किसानों पर भी मुझे भरोसा है कि किसान ऐसा
निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे कि देश के अंदर कहीं पर भी अशांति हो। केंद्रीय मंत्री ने खुलकर कहा है कि किसानों को विपक्ष भड़का रहा है। सरकार के मंत्री को शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुछ महीने पहले तक बीजेपी की सहयोगी रही अकाली दल और शिवसेना ने भी किसानों के बहाने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। ये तो राष्ट्रीय नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया, तो अब किसान का नहीं अवाम का मामला बन गया। राष्ट्रीय पार्टियां इकट्ठी होकर इसको कैसे बूस्ट कर सकती हैं, कैसे सेंटर को प्रेशराइज कर सकती हैं, ये स्ट्रेटजी हम इकट्ठे होकर अगले 2 हफ्तों में दिल्ली में इकट्ठे होंगे। सब पार्टियों के हेड्स, बादल साहब स्पेशल तौर पर इन्होंने कहा है भी आए उसमें, और हम सब इकट्ठे बैठ के कोई रणनीति तय की जाएगी। विपक्षी नेताओं से मुलाकात के लिए उद्धव ठाकरे 2 हफ्ते बाद दिल्ली तक आ सकते हैं। मामला सिर्फ यही नहीं थम रहा। पहले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन का हवाला देकर सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर आगाह किया। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार नसीहत दे रहे हैं कि अगर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया तो आक्रोश पूरे देश में फैलेगा। मला स्वतः असं वाटतं की असं जर राहिलं तर ते फक्त दिल्लीपुरतं सीमित राहणार नाही, देशाच्या कानाकोपऱ्यातले लोक त्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतील। किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष सरकार पर हावी होने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी ने इस आक्रोश का कनेक्शन कनाडा और खालिस्तान समर्थकों से जोड़ दिया है। कनाडा के ही चीफ ने किसानों का समर्थन क्यों किया? क्योंकि कनाडा में सबसे ज़्यादा खालिस्तान समर्थक लोगों को कनाडा ने समर्थन दे रखा है। इसका मतलब है कि इस आंदोलन के सूत्र किनके हाथ में है, ये एक सर्च का विषय है। किस प्रकार मोदी जी का विरोध करने वाले लोग इसके पीछे खड़े होकर आग में डिघे डालने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुसीबत सरकार के लिए ज्यादा है, जिसे एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक ओर आक्रोशित किसान हैं तो दूसरी ओर विपक्ष, जिसे मुद्दत बाद कोई बड़ा मुद्दा हाथ लगा है जिससे सरकार की घेराबंदी की जा सके। कोलकाता से मनोज लोईवाल और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसान आंदोलन के नाम पर क्या अब सियासत भी तेज हो गई है, या फिर कृषि कानून लाने में जिस तरह की हड़बड़ी सरकार ने दिखाई उसी का खामियाजा इस वक्त उसको भुगतना पड़ रहा है? इन सब के बीच कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा स्टेट के भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व कृषि मंत्री भी हरियाणा के आप रह चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त स्पोक्स पर्सन जुड़ चुकी हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता। गाजीपुर बॉर्डर से आप हमारे साथ मौजूद हैं। विजय सरधाना जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद है। करतार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रेसलर हैं और पद्मश्री अवार्डी भी हैं, आपका भी स्वागत है सर। राजवीर कौर भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर हॉकी प्लेयर और अर्जुन अवार्डी हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत करते हुए सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, एक तरफ किसान जहां सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, आज उनका 11वां दिन है, दिल्ली बॉर्डर पर वो टिके हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर से 2 टूक कह दिया है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका ये विरोध यूं ही चलता रहेगा। और अब तो विपक्ष ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं, क्या करेंगे आप? देखिए चित्रा जी, एक बहुत अच्छी बात मैं इस बार की बातचीत में देख रहा हूं कि जितने लंबे समय तक राकेश जी तो अंदर साथ रहे हैं बातचीत में और मेरे साथी भी हैं, किसानों के मुद्दे हम मिलकर उठाते रहे हैं। जिस संजीदगी के साथ सरकार ने सुना है और एक एक बिंदु पर एक एक पॉइंट पर बात की है, और मुझे लगता है कि इतनी संजीदगी के साथ इतना समय देकर सरकार और किसान संगठनों की बात, जत्थेबंदियों की बात पहली बार हुई है और अगली बार भी 9 तारीख का समय रखा हुआ है और मुझे लगता है कि बातें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इसमें जो दूसरी चिंता आपने जताई है चित्रा जी, वो यही है कि राजनीति भी इसमें प्रवेश कर रही है और राजनीतिक दलों की जिस प्रकार से बात आती है तो राजनीतिक दलों का केवल किसान विषय से की बजाय अपनी राजनीति से भी संबंध रहता है, उसके साथ ही आते हैं, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे के बिना नहीं होते हैं कभी भी। तो वो एक दूसरा एंगल इसमें खड़ा हो रहा है जिसकी चर्चा आपने इसमें की है। एक तीसरा भी है जिसकी बात केवल मैं नहीं कर रहा,
कैप्टन धर्मेंद्र जी भी आके करके गए हैं, जिसमें से उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय वहां कहा है और जो विदेशी विषय भी जिसमें से आ रहा है, अभी जिस प्रकार की चर्चा कनाडा की हुई थी, तो इसमें कई और डायमेंशन भी हैं। किसानों का मन अच्छा है, शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन किसान आंदोलन के बहाने से अभी बहुत सारी चीजें उसमें आ रही हैं। वो मांग पत्र भी आप देखेंगे तो एक छठी मांग जो उसमें लिखी है, उसमें सभी प्रकार के मानव अधिकारवादी, सभी प्रकार के ऐसे लोग जो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह की चीजें जो देश में चलती है, उन सबको रिहा करने की बात कही है। तो जहां एक किसान अपनी बात अपने पवित्र मन से करता है, वहां उसके साथ बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ती जा रही हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये विषय जिस दिशा में जा रहा है वो एक पॉलिटिकल उसके साथ जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपनी रोटी सिकती हुई और फूलती हुई नजर आ रही है, इसी वजह से आप लोगों ने समर्थन कर दिया। ये ना कांग्रेस की लड़ाई है ना भाजपा की लड़ाई है, पहले तो ये क्लियर कर दें, ये देश के किसान की लड़ाई है। 62 करोड़ किसानों की जीवन याचना की, उनके हक की बात है यहाँ पर। तो ये ना कांग्रेस की बात है ना भाजपा की बात है। हम उस पूरे परिवेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों बहुत छोटे हैं। मैं 2-4 बातें कहना चाहती हूँ आपके लिए राजनीति में। उसके पहले कुछ कहना चाहती हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बड़ी संजीदगी से बातें हो रही हैं, अच्छी बात है। ये बातें तो कानून बनने से पहले होनी चाहिए थी। विचार विमर्श, सजेशंस लेना, ये तो कानून बनने से पहले होना चाहिए था। जून में आपने कानून बना के पारित करके ऑर्डिनेंस किसी तरह से पास करा दिया। वॉइस वोट से सबने देखा कितनी बर्बरता करी गई थी, राज्यसभा में वो पास हो गया। अरे किसान तो तब भी आक्रोश में थे, किसान आज भी आक्रोश में। आपने उनसे बैठकर सलाह मशवरा करना जरूरी नहीं समझा, जिनकी जीवन यापन को ये प्रभावित करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है ये बड़े दुख की बात है कि इतनी कड़ाके की सर्दी में बुजुर्ग किसान हैं, लड़कियां हैं, उसमें माँ बहनें हैं जो बाहर बैठ के आक्रोशित है, परेशान है अपने भविष्य को लेकर, उनको खालिस्तानी बुलाया जा रहा है। इसमें कम्युनल एंगल भी लगवाने की कोशिश करी गई थी, बिरयानी की भी बातें हुई थी। ये भी कहा गया अरे ये तो अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये तो टी शर्ट पहनते हैं, ये किसान ही नहीं है। तो क्या जब तक पसीने की बदबू नहीं आएगी और फटी धोती नहीं देखेगी तो वो किसान नहीं होगा इस देश का? तीसरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं कि बहुत बातें करी जा रही हैं। किसानों का बहुत ही दो टूक इसके बारे में विचार है। ये काला कानून उनको मंजूर नहीं है, सरकार इसको वापस ले। सरकार इसको वापस लेने के बजाय हेकड़ी पर बैठी हुई है, अपने हाई हॉर्स पे बैठी हुई है। अरे दंभ छोड़िए, ये अपने लोग हैं, इनका जीवन यापन जरूरी है। पूंजीपतियों का सहारा इस समय मत बनिए, इस समय देश के कृषक की रीढ़ हड्डी बनिए, तभी आपको देश स्वीकारेगा। राकेश टिकैत जी, लेकिन अब सीधा से सवाल मैं आपसे कर लेती हूं। सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि दरअसल जिसका जिक्र यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत कर रही थी कि फटी धोती और जब तक बदबू नहीं आए तब तक क्या वो किसान नहीं माना जाएगा, लेकिन सरकार का यही कहना है कि देखिए किसानों की जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है, इसके लिए किसानों के हित में ये कानून लेकर हम आए हैं। तो फिर आप लोग लगातार आपत्ति और तीनों कानून वापस लिए जाएं, इससे कम पर कुछ मजबूत नहीं, बिल्कुल अड़े हुए क्यों हैं? जहां जहां जिन जिन प्रावधानों में आप लोगों को दिक्कत है उस प्रावधान को आप लोग हटाने की बात कीजिए। आप लोग एक सिरे से बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक वापस नहीं हो जाता तब तक तो हम नहीं मानेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हम भी तो वही चीज देख रहे हैं कि कहां आमदनी मिलेगी, कहां ज्यादा पैसा मिलेगा। वो मार्केट, वो व्यापारी, वो दुकानदार, हमको भी बता दो। किसान पूरा बर्बाद होकर जब आंदोलन पाया है, किसान पूर्ण रूप से तबाह हो गया है। अपनी जो फसल, जो धान की फसल उसकी खड़ी थी, वो जो 1800 रुपए का उसका रेट था, 1888 रुपए का, उसको 800 रुपए में बेच के वो दिल्ली की तरफ उसने रुख करा है। मेरी बहुत किसानों से बात हुई पूरे उसमें, उन्होंने लाठियां खाई हैं। एक देश और एक उसकी जो मार्केट की जो बात करके जो बात हुई है ना, उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा में गया तो हरियाणा पुलिस ने पहले बॉर्डर पे पिटा, फिर वो मंडी में गया तो वहां पिटा, और फिर उसके अगर वो बेच भी आया तो फिर उसके पैसे नहीं दिए। आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी पड़ेगी। मक्का की कहाँ जरूरत थी, जब ये पता है कि अब की बार पोल्ट्री फार्म पूर्ण रूप से बंद हुए, देश में मक्का का उत्पादन हुआ, लगा के बुलंदशहर से लगा के और पूरा बिहार तक हम मक्का पैदा करते हैं। आपने 5 लाख मीट्रिक टन मक्का फिर बाहर से मंगा ली, तो किसान तो बर्बाद होगा। जब तक इस देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनेगी, 18 मंत्रालय है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमको कितनी मक्का कब चाहिए और कितना प्रोटो कब चाहिए, कितना आलू की हमको जरूरत है, कितनी की उसकी फसल होगी। यहाँ पे कोई डाटा इनके पास नहीं है। अधिकारियों के द्वारा बना हुआ ये डाटा है, व्यापारी को कैसे फायदा होगा उसका डाटा है। क्या इस बिल में ये नहीं है कि
व्यापारी कितना माल खरीद के उसको स्टॉक करेगा, वो माल बाहर से जाएगा या कहाँ से जाएगा, वो इससे खरीदेगा। हमने ये कहा कि किसी कानून में या किसी जब हम मकान बनाते हैं उसमें अगर क्रैक आ गया तो उसको मकान को तोड़कर दूसरा बना लो, सब लोग मिल बैठ के बढ़िया बना लेंगे। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था तो क्या वो अकेले कांग्रेस ने बना था? कांग्रेस की सरकार थी, सुमित्रा महाजन जो बीजेपी की बड़ी लीडर है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी। हम सब किसानों से भी पूछा गया, सारी पार्टी के लोगों ने उसको बनाया, एक बेहतरीन ड्राफ्ट भूमि अधिग्रहण आया और वो देश ने माना। ठीक है, तो इसको भी बना लेंगे, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो बना लेंगे, दोबारा बना लेंगे। हमारा सवाल ये है कि एमएसपी पे कानून लेकर आओ, उसको कानून के दायरे में लाओ, उसके कम पे खरीदना हो, ये कानून देश को बनाना पड़ेगा। ये 3 बिल वापसी ले लो, यही तो किसानों का सवाल है। आप इसको लेकर फिर नया ढांचा तैयार कर लेंगे। राकेश जी, सरकार कह रही है एमएसपी तो जस का तस, हाँ बात तो यही है ना कि जो हाँ मैं बिल्कुल मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बदलाव नहीं किया जा रहा, जब भी तो बदलाव की जरूरत है। अगर बदलाव होता तो 800 रुपया में किसान का धान नहीं बिकता। अगर ये बदलाव होता कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो व्यापारी 1800 रुपए पे ही खरीद करता, मक्का 600 रुपए पे नहीं बिकती। हम भी तो चाह रहे हैं कि इस पे कानून बन जाए। भाई जो सरकार ने कहा है कि जो सरकार खरीद करती है कि इसके कम पे कोई भी व्यापारी ना खरीद करे, तो इसमें निखड़े में कानून बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? ठीक है, ये इनको बनाने पड़ेंगे। ये आज बना लो, 10 दिन में बना लो, 2 महीने में बना लो, ये बदलाव इनको करने पड़ेंगे। न इसमें किसी की हार है ना जीत है। सरकार वापसी ले लेगी तो सरकार की कोई हार नहीं है, न किसान की जीत होगी। इसको किसी की हार और जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल जब इसका हिस्सा बन जाते हैं तो सरकार की ओर से ये क्यों कहा जाता है कि दरअसल मुद्दे को भटकाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस पूरे मामले को आगे लेकर जाया जा रहा है। इस सवाल के साथ मैं आऊंगी जी, राकेश जी, मैं फौरन लौटूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन विजय सरदारा जी जो कि कृषि मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीधे आपका रुख करते हुए, ये जो कानून है ये किसके हक में है? सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है, चाहे एमएसपी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है, एपीएमसी एक्ट को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें भी किसानों की जो चिंताएं हैं उनको पूरी तरह से एड्रेस किया जा रहा है। तो यहां पर लोग कंफ्यूज हैं, सही कौन है, गलत क्यों है? किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह से निकलेगा? विजय जी, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बता पाएं। देखिए, टिकैत जी ने बहुत अच्छी बात करी और 2 बातें मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात से सहमत नहीं। एक बात जो उन्होंने कही कि कृषि को देखने के लिए 19 डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, हकीकत शायद कभी कभी एप्स गिर जाती है। ये बात सही है कि एग्रीकल्चर सिस्टम इतना बड़ा है इस देश में, एक मंत्रालय होना चाहिए और जिसमें जितने भी काम हैं वो उसके तहत हो, और मुझे लगता है सरकार ने उस पर कार्रवाई शुरू ही कर दी है। जैसे अभी अपीडा को कृषि मंत्रालय के अंदर दिया है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी अब एग्रीकल्चर के साथ काम कर रही है, सिविल सप्लाईज भी कर रहा है, बाकी जहां जहां कमियां हैं उसको करने की जरूरत है ताकि ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो। इस बात से मैं सहमत हूँ। दूसरी बात मैं टिकैत जी से पूछना चाहता हूँ, टिकैत जी, बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या वो कोई ऐसा काम करेंगे जिससे किसान नाराज हो और उनका वोट बैंक खराब हो? प्योर पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी को इसके बाद आऊंगा, जरा आप सोचिएगा। दूसरी बात, आपके पिताजी का वीडियो है यूट्यूब पे, उनको हम बहुत सम्मान से याद करते हैं कि ये एक बहुत बड़े किसान नेता थे। उनकी एक ही डिमांड थी कि इन मंडियों ने किसानों को बर्बाद कर दिया। आप उनकी भाषा मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, उनके व्यूज जानते हैं, और आपको भी पता है कि मंडियों से छुटकारा किसानों की डिमांड रही और आपके पिताजी की डिमांड नंबर 1 थी। और आज तक सरकारों ने नहीं किया, अब चाहे किसी भी सरकार ने किया, किसी भी कारण से किया, आज आपको एक ऑप्शन दिया मंडी या मंडी के बाहर, जहां आपको ज्यादा दाम मिलता है, जो आपको सही लगता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आज किसान भाई हमारे क्या आधार पे कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस हो। इसका आधार अभी तक समझ नहीं आ रहा, और कोई किसान नेता ये बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वापस लो। पीछे कारण क्या है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। इसलिए थोड़ा सा तो शक होता है कि कहीं कोई और ताकतें तो पीछे से मिसलीड नहीं कर रही हैं, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है। लेकिन टिकैत साहब, मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं, गुजरात के नेताओं ने भी राजनीति की थी लेकिन अमूल खड़ा किया था। बाकी राज्य के नेताओं ने भी, किसान नेताओं ने राजनीति की थी लेकिन अपने किसानों के लिए बाजार मांगा था।
मैं इस बात से बहुत खुश होता अगर आप राजनीति ये करते कि एपीएमसी के बिचौलिए हमें लूटते हैं, एपीएमसी किसानों के हवाले की जाए, मैं आपका समर्थन करता। एपीएमसी की जितने लाइसेंस है वो किसान संस्थाओं को मिलने चाहिए, मैं इसका समर्थन करता। ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि आपका विरोध किस बात को लेके है। विरोध आप कर रहे हैं, यहां तक समझ में आ रहा है, कारण क्या है, कौन सी लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, ये आप क्यों बताने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूं। और बाकी आप किसान का हित ज्यादा जानते हैं, लेकिन बिल्कुल एक बात ये मान बहुत लीजिए, महत्वपूर्ण बातें विजय आज सरदाना जी नहीं, आपने 2 खड़ा की साल है। बाद। अशोक बालियान भी हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस सवाल का जवाब हम जानेंगे। लेकिन राकेश जी, मैं चाहूंगी कि पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, वो कौन से प्रावधान है जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है? और आपके पिता ने ही, जैसा कि यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सरदाना जी, कि आपके पिता की ओर से ही मंडियों के बाहर इस बारे में मांग की गई थी कि किसान अपनी फसल को बेच पाए, तो फिर क्यों है आपत्ति अब आप लोगों को? देखो, इसमें क्या दिया है कि मंडी में टैक्स रहेगा और मंडी के बाहर टैक्स फ्री होगा, तो मंडियां तो खत्म हो जाएंगी थोड़े से दिनों में। हमने ये कहा कि जब एमएसपी बन जाएगा, किसान मंडी के बाहर बेचो, किसान मंडी के अंदर बेचो, आप एमएसपी को है जी, मैं ये कह रहा हूं मंडियों पे मैं कहा कि एमएसपी को इसमें जोड़ दो ना। बोलिए बोलिए राकेश जी, जी आप एक करके हम बोलेंगे तो बात समझ में आ एमएसपी पे हाँ। क्या दिक्कत है सरकार को? एमएसपी अगर बन जाएगी तो कोई भी प्लेयर आएगा, वो आएगा कंपटीशन में, और ये होगा कि उससे कम पे वो बोली नहीं लगाएगा। आप वो बनवा दो, मंडी के बाहर बिकेगा, मंडी के बाहर अंदर बिकेगा, किसान हो जाएगा तैयार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पे तो बनवा दो ना पहले। सरकार जो ड्राफ्ट है सरकार लेकर तो आ जाए। सरकार अभी नहीं, आप लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं ना, कि पॉइंट वाइज आप सुझाव दीजिए, तो आपके वो कौन से बड़े 2 सुझाव सरकार हैं? पूरे के पूरे कानून को निरस्त करना ही एकमात्र आप विकल्प मान रहे हैं, या कुछ सुझाव भी आपकी ओर से दिए गए हैं कि इसको अमल में लाकर संशोधन किया जाए? देखो, पूरे किसान संगठन का अब ये है कि ये बिल वापसी हो जाए। सुझाव पर वहां पर कोई बात नहीं हो रही, बिल वापसी हो जाए, दोबारा फिर बना देंगे। अच्छा, मतलब बिल वापस हो जाए, दोबारा फिर से बना देंगे, एकमात्र आपकी यही मांग है। राजवीर कौर जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोग खिलाड़ी भी और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब अवार्ड वापसी की बात यहां पर करनी शुरू कर दी है। बॉक्सर विजेंदर आज पहुंचे थे किसानों का समर्थन करने के लिए, उन्होंने कहा है कि कानून वापस नहीं होता तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मैं वापस कर दूंगा। इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? और सरकार भी तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर ही रही है। बिल्कुल जी, इनको सरकार को ये सब मान लेना, इनकी जो बातें हैं वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि देखो, किसान 4-5 महीने से टोल प्लाजा स्टेशनों पे बैठा हुआ है, तो अभी उनको पहले ही उन्होंने अपना बोल दिया था कि 25 तारीख को हम दिल्ली सारा काफिला लेके जाएंगे और बहुत शांतमय ढंग से जाएंगे। और उन्होंने उन पे ये जो रास्ते में हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है, वो किस वजह से किया, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तशद्दुद किया गया उन पे। और उसकी वजह से देखते हुए हम लोगों ने सबने यही प्रण लिया कि अगर हमारे बुजुर्गों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, जो हमारी खातर हमारा पेट पाल रहे हैं, और उनके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है, तो हमें ये जो इतने बड़े बड़े मान सम्मान मिले हुए हैं उनको हमारे पास रखने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए हम लोगों ने भी हमारे किसानों का, अन्नदाताओं का साथ देने का प्रण कर लिया है। आप लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि आप किसानों के साथ रहेंगे और अवार्ड जो मिले हैं आप लोगों को, उसको वापस किया जाएगा। करतार सिंह जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? बिल्कुल जी, जब 65 करोड़ आदमी इससे अफेक्टेड है, दुखी है, मैं समझता हूँ कि 80 करोड़ आदमी, 80% लोग जो है ये चाहते हैं कि जो किसान के ये कानून लाए हैं बरखलाफ है। पहली तो बात इनको डिस्कस करनी चाहिए थी किसानों के साथ, जिनके भलेगा काम कर रहे हैं, उनसे पूछना तो चाहिए आपका भला कैसे हो सकता है। और सबको ये ऐसे डिस्कस करके कानून बनाने चाहिए थे। यहाँ तक इतना नुकसान हो गया, 6 महीने से किसान धरने दे रहे हैं, आन के पानी की बौछारें खा रहे हैं। ये सारा कुछ देखते हुए हमने 30 तारीख को फैसला किया था कि हम ये जो हमारे बड़ों की इज्जत तक नहीं हो रही, हमारे जो जिन्होंने हमें
इस लायक बनाया है पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड लेने के लिए। ये लोगों का जो पेट भरते, सारी दुनिया का, हमें वो दूध पिलाते हैं, सारा खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं और उसको स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, जगह जगह टूर्नामेंट कराते हैं और कई कुछ हमारी मतलब आपका भी यही कहना है कि सरकार नहीं मानी तो आप अपना अवार्ड वापस कर देंगे, आपने भी यही कहा? बिल्कुल जी, 100% सारे हमारे पंजाब के 30 प्लेयर हैं जो द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड सारे वापस कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं। आज ब्रजेंद्र जी भी आके वहाँ अनाउंसमेंट की है कि हम राजवीर कौर और करतार सिंह जी हमारे साथ पूर्व खिलाड़ी मौजूद हैं। आप दोनों को ही बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हुए हैं। उनका ये कहना है कि हम इस अवार्ड को वापस कर देंगे सरकार अगर इस काले कानून को वापस नहीं लेती है। अब बीच का रास्ता क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि चारों ओर से सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं मोदी सरकार का यह भी पक्ष है कि दरअसल राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है और विपक्षी दल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि कृषि कानून किसानों के हक में है। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, बीच का फॉर्मूला क्या हो, कहीं जाएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप देखते रहिए आज तक। फौरन लौटते हैं। किसान बहाना क्या मोदी निशाना, इसी बात को लेकर लगातार हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बताते चले 11 विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के नाम पर लामबंद हो रही हैं। सवाल है कि कहीं किसान को बहाना बनाकर मोदी को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब सीधे मैं आपका रुख करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ जी, देखिए किसानों का अगर कहीं भी आंदोलन होता है, किसानों को लेकर ये देश हिंदुस्तान कितना संवेदनशील है ये बताने की जरूरत नहीं। और कहीं भी अगर इस तरह का आंदोलन होगा तो जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों को अगर उसमें राजनीति भी नजर आती है या नहीं भी नजर आती है तो भी वो किसानों का समर्थन तो करेंगे ही। लेकिन ये आपको फैसला करना है कि किसान जो मांग या डिमांड आपके सामने रख रहे हैं उस पर आपको फैसला क्या लेना है। 5 दौर की बातचीत हो चली है लेकिन नतीजा अभी तक सिफर, तो आगे रास्ता कैसे बनाएंगे आप? देखिए चित्रा जी, बात यह है कि जो राकेश जी ने बात कही और विजय सरदाना जी ने बात कही, इन दोनों बातों पे मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। पंजाब एक कानून लेकर आया, जिस प्रकार की बात मेरे साथी राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई बाहर अगर किसान से कोई खरीदेगा तो सरकार उसको सजा देगी, लेकिन उस कानून में एक लाइन डाल दी, कोई जबरन खरीदेगा तो जबरन कौन खरीदेगा? जबरन तो कोई खरीदने वाला नहीं है। प्रेशर देके खरीदेगा तो एक लाइन उसमें डाल दी गई। तो जबरन और प्रेशर नहीं हो तो क्या कम पे भी खरीद सकता है? एक विषय। दूसरा, मान लो बाजार में भाव, बात बहुत अच्छी है राकेश जी की, बाजार में मान लो गेहूं का भाव 1200 है, 1300 है और एमएसपी से कम पर है और किसान के घर बचा हुआ है, तो उसको खरीदार मिलेगा क्या? क्योंकि कोई प्राइवेट प्लेयर इस बात के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो मेरा माल जरूर खरीदे, और मेरा माल अगर जरूर खरीदे तो इसके लिए किसी न किसी एक सरकारी दुकान की व्यवस्था हर समय करनी पड़ेगी। और सरकारी दुकान की व्यवस्था अगर हर समय की तो 2 रुपए किलो भी अनाज जो है दिया जाता है गरीबों को और उसकी रिसाइकलिंग भी होती है, उसकी लाइन ही नहीं टूटेगी उस पर बेचने वालों की। क्योंकि ऐसे प्रयोग जो भी हुए हैं उनके कारण से ये चीजें सामने भी आई हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को जो ये कह रहे, क्या पूरे देश का मार्केट हमेशा के लिए कंट्रोल किया जाएगा कि इससे कम पर कोई सामान बेचा खरीदा नहीं जाएगा? क्योंकि भारत में तो अभी ऐसा हुआ नहीं। चाइना में हम सुनते हैं कि कैबिनेट शासन में ऐसा होता है, भाव बता दिया जाता है कि इस समय आप इससे महंगा नहीं बेच सकते या इस समय इससे सस्ता नहीं बेच सकते। तो एक समय फसल खरीद के समय एमएसपी सरकार के द्वारा देना एक विषय है, सरकार उसकी गारंटी दे रही है, लेकिन हर समय उसको मेंटेन करना और प्राइवेट प्लेयर से मेंटेन करवाना ये अपने आप में एक पूरा विषय है। और जो आप सभी जो कृषि विशेषज्ञ हैं, सरकार के लोग हैं, सबको उस पर सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सुप्रिया जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन राकेश टिकैत जी मैं लौट रही हूं। सर, एक बार आपने जो सवाल खड़े किए उसका जवाब दे देती हूं। बड़े राकेश टिकैत जी, देखिए जब इस कानून को बनाया गया कहते थे या सारे किसान ने कहते, ठीक है सर, तो कृषि मंत्री की ओर से कहा गया है कि 201 अनुशंसाएं जो की गई थी स्वामीनाथन आयोग की ओर से, उसमें से 200 को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की जो सिफारिशें थी, जो बातें थी, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। एमएसपी को लेकर सरकार आप अपनी, लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे एक ही बात पर कि नहीं जी पूरा का पूरा रद्द कीजिए वरना हम तो नहीं मानेंगे। सर, संसद इस देश की चुने हुए प्रतिनिधियों की एक ऐसी जगह है जिनको जनता अधिकार देती है कि वो तमाम बातों को लेकर फैसले, और यहाँ पर राष्ट्रीय किसान आयोग की ओर से बाकायदा सुझाव दिए गए थे।
तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट या थोड़ा सा आप लोगों को भी बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार को कम से कम वो तमाम बातें जिन पर ज्यादा आप लोगों को आपत्ति है वो बातें सामने रखनी चाहिए? देखो, हम तो बात सामने रख रहे हैं सारी। हमारे जो बुजुर्गवार थे जो खेती करते थे उनको तो रखा खेत में, और पढ़े लिखे लोग रहे दिल्ली में। अब हमारा आप हिसाब सुन लो, अगर कलम हो तो उसको उठा लो, या आपके यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप उसको जरा ध्यान से अगर सुन लोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। बोलिए। 1967 में गेहूं भारत सरकार ने लेवी लगाकर खरीदना शुरू करा, 76 रुपए क्विंटल उसका रेट रखा। जो टीचर था प्राइमरी का उसकी 70 रुपए सैलरी थी। एक महीने की सैलरी में वो 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। जो भट्टे की ईंट आती थी वो 30 रुपए की 1000 आती थी। हम 1 क्विंटल गेहूं बेच के भट्टे की जो ईंट थी वो 2500 ईंट खरीद सकते थे। आप हमारा वो हिसाब लगवा दो। सरकार कैसे प्रोटेक्ट करेगी किसान, कैसे वो करेगा? सरकार कैसे मदद करेगी? हमारा आप हिसाब नहीं मानते। आप हमारे बुजुर्गों को अनपढ़ रखा, उन स्कूल में हमको पढ़ा नहीं। हम तो जो नौजवान यहाँ पाया वो अपना हिसाब किताब मांगने आया। किसने अगर ठीक है, हम समझ गए, बिल्कुल मैं समझ गया। जी जो जिसने भी रखा वो सरकार चली गई। सीधे बताइए ना, तो किसने ये है कि रखा? अगर देश के किसानों को जिंदा रखना है, जिसकी सरकार थी उसने रखा। अब सुन लो बात, अब हम मांगने आए हैं, अपना हिसाब किताब लेने आए हैं हम दिल्ली से, ठीक है। अब ये है कि सरकार उनको कैसे बेनिफिट देगी। बिजली आप फ्री दे सकते हो, 3-4 स्टेट में फ्री है, आप किसानों को बिजली फ्री दे दो। आप दूसरे और साधन से वो दे दो, क्योंकि जब किसान माल बेच के बाजार में जाएगा, बाजार तो बहुत ऊपर चला गया, किसान तो वही माल बेचेगा अपना जो खेत में पैदा करता है। ये हिंदुस्तान की जो सिस्टम है, यहाँ की जो कृषि है, ये यहाँ का एक जीवन जीने की पद्धति है। यहाँ की एग्रीकल्चर, ये ऋषि और कृषियों का देश रहा है। ये 2 पद्धतियों से चलने वाला है। यहाँ का तो संत महात्माओं का देश रहा है और कृषि का देश रहा है। संत महात्मा तो ठीक हो गए, लेकिन यह कृषि ठीक नहीं, इसको भी ठीक कर लो। सरकार अगर नहीं मानती है, अगर तीनों कृषि कानून रद्द को कहेगी, आप सुझाव दीजिए। हम कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, लेकिन आप जो सुझाव देंगे वो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। फिर क्या करेंगे आप लोग? चलो वो 9 तारीख में बात करेंगे, सलाह करेंगे, सब लोगों से बैठकर 9 तारीख में बात करेंगे। सरदाना जी, मैं जल्दी से जवाब सुनिए, मैं फौरन उसके बाद आपके पास आऊंगी। इन्होंने जो सवाल खड़े किए, देखिए बिजली को लेकर भी, ठीक है, उसको भी कानून में शामिल किया गया और भी तमाम बातों को उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि देखिए हमें किसानों की शिक्षा कहां पर हुई, तमाम बातों को उठाते हुए तो जीवन स्तर क्यों नहीं बदलता है किसानों का, यही तो उनके सवाल हैं। देखिए टिकैत जी, अगर ये आर्ग्यूमेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम आज इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स मत समझिएगा। अगर टेलीकॉम कंपनियां ये कहती कि 20 साल पहले मोबाइल का बिल 16 रुपए मिनट था, आज 1 रुपए हो गया, हमारा भी रेट बढ़ना चाहिए था, आज तो 100 रुपए कॉल होनी चाहिए थी। देखिए, हर इकोनॉमिक स्थिति को हमें लॉजिकली समझना होगा, इमोशन से नहीं काम चलता है। पहली बात ये बात सही है कि किसान की जिंदगी सुखाल कैसे हो, मुद्दा ये है। मुद्दा ये नहीं है कि आपको पहले क्या मिलता था और आज क्या मिलता है, 2 चीजें हम मिक्स कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं टिकैत जी। जनवरी के समय में मक्के का बाजार में रेट था 22 रुपए, कोरोना से पहले, आपको भी पता है जी। उस समय रोज मक्के का किसान, मुर्गी का किसान भारत सरकार के दरवाजे पे जाता था, हमको आयात करने दो, मक्का बहुत महंगा हो गया, हम नहीं जी पा रहे हैं। भारत सरकार ने जो अभी आपने कहा 5 लाख टन मक्का मंगा लिया, वो मुर्गी के किसानों के कहने पे, वो तो कह रहे थे मार्केट खोल दो, भारत सरकार ने कहा नहीं, मक्के का किसान मर जाएगा, हम नहीं खोल सकते। आज हालत ये है कि आप सिर्फ देख रहे हैं अपनी फसल, लेकिन आपकी फसल पे जो निर्भर लोग हैं उनका क्या होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको दे देता हूं, आज ही की अखबार आप उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान में सोयाबीन तेल का आयात बढ़ रहा है। क्यों? अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन है 26 रुपए, ठीक है, हमारे यहाँ पे सोयाबीन बैठता है 38 रुपए। आप कितना टैक्स लगाओगे? इसी तरह से मक्का अंतरराष्ट्रीय बाजार में है 10 रुपए 40 पैसे, हमारे यहाँ है 18 रुपए 50 पैसे।
आप आज बंद नहीं हो, आप सर, लेकिन यही बातें तो समझा पाने में नाकाम रह रही है ना सरकार। तभी तो अब मैं सीधे अशोक बालियान जी आपका रुख करते हुए सुप्रिया में फौरन आऊंगी आपके पास। 5 दौर की सर बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीच का कोई रास्ता नहीं निकला। स्थिति जस की तस बनी हुई है, यही बातें तो समझा नहीं पा रही। अब मैं सीधे रुख कर लेती हूँ किसान नेता हमारे साथ अशोक बालियान जी। एक भी बार मैं उनके पास नहीं जा पाई हूँ। अशोक बालियान जी, सरकार आपसे सुझाव मांग रही है, वो 2 बड़े सुझाव कौन से हैं जिसको लेकर 9 तारीख को सरकार के नुमाइंदों के सामने आप लोग बैठने वाले हैं? देखिए, मेरा शुरू से ये कहना है कि किसान भाइयों को और उनके नेताओं को ये समझना चाहिए कि ये जो 3 कृषि के सुधार के बिल आए हैं, बहुत स्पष्ट रूप से उनको समझना चाहिए कि यदि उनमें कोई ये लगता है कि कोई धारा किसान के विरोध की है तो वो सरकार को बता सकते हैं कि लिखित में कि ये धारा इन 3 सुधार के बिलों में किसान के लिए फायदेमंद नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि पढ़ा लिखा तबका बहुत लंबे समय से किसानों का जो पढ़ा लिखा तबका था वो चाहता था कि कृषि में सुधार हो। उस सुधार के लिए इन 3 बिलों को ला गया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किसान भाइयों को उनके नेताओं को समझाने के लिए, ये मेरे सामने पंजाब गवर्नमेंट का 2013 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, जो नोटिफिकेशन हुआ था 16 अप्रैल 2013 को। इसके सेक्शन 26 में लिखा हुआ है, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुडिशन टू एंटर एनी सूट, अर्थात इसमें भी सिविल सूट का किसानों को जाने का नहीं था, उसको भी प्रशासनिक अथॉरिटी के पास जाना था। कभी किसी किसान भाई ने पंजाब के ने ये नहीं कहा कि ये बिल का ये सेक्शन खराब है। हाँ, वक्त की कमी है। सुप्रिया, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, और टाइम की कमी है, आप मेरे पास बहुत देर बाद आई, काफी देर से बोलना चाह रही थी। थे तो मनमोहन सिंह जी को एक वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से रिपोर्ट दी थी और कहा था एमएसपी को कानूनी जामा पहनाइए। आज वो क्यों पलट गए? अरुण जेटली जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर राज्यसभा में कहा था कि अमेरिका तक के देशों में $400 बिलियन सस्टेनेंस देना पड़ता है फार्मर्स को, बड़े उद्योगपति उनका शोषण करते हैं, क्या भारत में ऐसा नहीं होगा? देखिए, जबानी जमा खर्च मत करिए और विपक्ष पे सवाल मत उठाइए। ये किसानों की लड़ाई है, उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तो धनखड़ जी ने मान ही लिया प्रत्यक्ष रूप से कि हम कैसे तय कर सकते हैं दाम। यही बात आपके कृषि मंत्री ने भी कही है कि हम दाम कैसे तय कर सकते हैं। आपका काम है दाम तय करना। अगर एमएसपी पर आप दाम मंडी के बाहर नहीं तय करिएगा तो जैसे बस पर टैक्स लगेगा और कार पर नहीं लगेगा, बस चलनी बंद हो जाएंगी, कारें बढ़ जाएंगी, वही हमारे किसान भाइयों के साथ होगा। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ हल्ला बोल का हिस्सा बनने के लिए। बीच का रास्ता कैसे निकालेगी सरकार, अपने आप में ये बड़ा सवाल। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों की ओर से। 11 विपक्षी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि 9 तारीख को सुबह 11 बजे सरकार और किसान एक बार फिर से होंगे आमने सामने। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्या होगा सॉल्यूशन, लगातार इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि कृषि कानून को दरअसल बिना पढ़े लिखे लोग भी उसका विरोध करने आ गए हैं। उनको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही सवाल खड़े किए जाने चाहिए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। वो तीनों के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेगी सरकार, इस पर रहेगी आज तक की। किसान संगठनों ने 5 दौर की बातचीत विफल रहने के बाद अब सीधे ऐलान कर दिया है 8 तारीख को उनका भारत बंद होकर रहेगा। सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान, जिसको 11 विपक्षी दलों ने कर दिया है अपना समर्थन। घेरते हुए सरकार अब बीच का रास्ता किसानों के मुद्दे पर कैसे निकालेगी, इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। एक ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे 7 बजे देश तक, मेरे साथ जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।